व्यापारी किस्त नंबर 15। वो एक लग्जरी कमरा था। डबल बेड पर सफेद रंग की चादर बिछी हुई थी। बेड के सामने ही एक बड़ा सोफा पड़ा हुआ था, जबकि 2 सिंगल सोफे बड़े सोफे के दाएं बाएं पड़े हुए थे। डॉक्टर मिशाल मुझे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए खुद भी सिंगल सोफे पर बैठी और अपने हैंडबैग से सेल फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगी। जल्दी इसका राब्ता हो गया। हेलो डॉक्टर, मैं डॉक्टर मिशाल। यस, मुझे कल का टाइम चाहिए, इमरजेंसी है। मैं चाहती हूँ कि कल ही सर्जरी हो जाए। फिर वो चुप होकर दूसरी तरफ देखने से कुछ सुनने लगी। चंद लम्हों के बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई और वो बोली, थैंक यू डॉक्टर, मैं ठीक 10 बजे आपके क्लिनिक पहुंच जाऊंगी। गुड बाय। कहते साथ इसने कॉल मुनक़ते कर दी और मेरी तरफ देखा। डॉक्टर एंडरसन ने कल सुबह 10 बजे का टाइम दिया है। मैं चाहती हूँ जितनी जल्दी ये काम हो जाए उतना ही अच्छा है। आप ठीक कह रही हैं, मैंने भी तायद की। अचानक डॉक्टर मिशाल को कुछ याद आया तो इसने मुझसे इस्तफसार किया कि तुमने खाना खाया है। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मैंने नहीं खाया। इसने इंटरकॉम पर रिसीवर उठाते हुए कहा, मैं अपने कुछ मंगवा लेती हूँ। फिर इसने कॉल रिसीव करने वाले को खाना लाने की हदायत की और वॉशरूम में चली गई। मैं चलने में बैठा कुछ सोचता रहा, फिर गैर इरादी तौर पर उठकर खिड़की की तरफ बढ़ गया। खिड़की पर सफेद रंग का 20 पर्दा पड़ा था। मैंने पर्दा एक तरफ सरकाया और बाहर देखने लगा। वो खिड़की होटल के फ्रंट पर खुलती थी और सामने के मनाजिर के साथ साथ नीचे के मनाजिर भी साफ दिखाई देते थे। मैं बाहर के मनाजिर देखने में मगन था कि दफातन मेरी नजर कार से निकलते एक नौजवान पर पड़ी तो मैं बेइख्तियार चौंक पड़ा। अगले लम्हे मुझे अपने वजूद में सनसनाहट से दौड़ती महसूस हुई। वो नौजवान कोई और नहीं, आंग था। वही आंग, सीनी का साथी और पिंग पांग का हरकारा। आंग को भी शायद महसूस हो गया था किसी को देखा है, इसलिए इसने सर उठाकर खिड़की की नजर दौड़ाई। लेकिन इसके देखने से पहले ही मैं उल्टे कदमों पीछे हट गया और मुझे उम्मीद थी कि आंग ने मुझे नहीं देखा होगा, लेकिन ये मेरा क़ियास था जो गलत भी साबित हो सकता था। मैं जल्दी से पर्दा बराबर करके वापस सोफे पर बैठ गया। मेरे दिमाग में ये बात गर्दिश करने लगी कि आंग इस होटल में क्या करने आया है। वो तो हांगकांग में होता था, इसका यहाँ लंदन में क्या काम। बहर कैफ ये सवाल मेरे दिमाग में मुसलसल पैदा हो रहा था कि कहीं आंग ने मुझे पहचान न लिया हो। हालांकि मेरा हुलिया बदस्तूर बदला हुआ था। तभी डॉक्टर मिशाल वॉशरूम से बाहर आ गई। इसने मुझे सोच में डूबा देखकर दरियाफ्त किया, क्या वो विजदान, तुम ठीक तो हो? मैं चौंक और ख्यालात की दुनिया से बाहर निकल आया और अपनी हालत पर हत्तुल इम्कान काबू पाते हुए कहा, जी मैं ठीक हूँ। वो मुझे बगौर देखते बोली, लेकिन तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे। अगर कोई मसला है तो हम किसी दूसरे होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं, मैं दूसरे होटल में शिफ्ट होने की जरूरत नहीं। दरअसल मैंने आंग को देखा है। आंग? वो चूंकि सोफे पर बैठते हुए बोले, आंग? मैंने आंग के बारे में मुख्तसर बताया। इसने गौर से मेरी बात सुनी। मेरे खामोश होने पर वो ठहरे हुए लहजे में बोली, तुम परेशान ना हो विजदान, मुझे उम्मीद है कि इसने तुम्हें नहीं पे देखा होगा। वैसे भी तुम्हारा उल्ले इस हद तक बदला हुआ है कि पहली नज़र में तुम्हें कोई भी नहीं पहचान सकता। अब देखो ना, जब मैंने तुम्हें पहली बार इस उल्ले में देखा था तो मैं भी नहीं पहचान पाई थी। इसकी बात मेरे दिल को लगी, मुझे दिलचस्पी हुई। फिर आपने मुझे कैसे पहचाना? वो ज़ेरा मुस्कुराई। मैंने तुम्हें तुम्हारी चाल ढाल से पहचाना था। इसकी बातों से मुझे ढारस मिली और मुझे यकीन हो गया था कि आंग ने वाकई मुझे नहीं देखा होगा। अगर देखा भी होगा तो वो मुझे मेरे मौजूदा हुलिये की वजह से पहचान नहीं पाया होगा। अगर मैं आपको इत्तफाकन न मिलता तो आप मुझे कैसे तलाश करती? मैंने कुछ सोचकर पूछा। किसी न किस तरह तलाश तो कर ही लेती, डॉक्टर मिशाल ने कहा। वैसे मैं डॉक्टर एडिसन से बदल लेती, क्योंकि वो जानते हैं कि लंदन में कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। इस तरह मैं तुम तक पहुंच जाती। मैंने ज़ेरेला मुस्कुराते हुए हमकारी भरी। कुछ देर के बाद खाना आ गया और डॉक्टर मिशाल खाने में मशगूल हो गई। इसने मुझे भी खाने की दावत दी थी, लेकिन मैंने शुक्रिया कह दिया था। खाने से फरागत के बाद वो बोली, कॉफ़ी तो पियोगे ना? जी। मैंने कहा तो उसने कॉफ़ी मंगवा ली। कॉफ़ी पीने के दौरान हमारे दिल में गहरी खामोशी हायल रही। अचानक जैसे डॉक्टर मिशाल को याद आया तो इसने कप मेज पर रखा और अपने हैंडबैग से लिफाफा निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने लिफाफा लेने के बाद इस लिफाफे में नजरों से डॉक्टर मिशाल की तरफ देखा, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि इस लिफाफे में क्या है। वो मेरी नजरों को महूब समझ के उस राह से बोली, इसमें वो तस्वीर है जिसके मुताबिक तुम्हारे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम भी वो तस्वीर देख लो। मैंने लिफाफा खोल कर वो तस्वीर बाहर निकाली और बगौर देखने लगा। तस्वीर एक नौजवान लड़की की थी और लड़का शक्ल सूरत से काफी खुश मिजाज और खिलंडरा दिखाई देता था। रंगत गंदमी थी, इसके सर के बाल फौजी कट थे। ये किसकी तस्वीर है? मैंने तस्वीर से नजरें हटाकर डॉक्टर मिशाल की तरफ देखते पूछा। ये तस्वीर अंकल हसन के दोस्त ज़मीर शाही है। डॉक्टर मिशाल ठहरे हुए लहजे में बोली, उसका नाम बिलाल है और 4 साल पहले इसकी कराची में रोड एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। अंकल एहसान ने ज़मीर साहब से बात की थी। ज़मीर साहब नहीं चाहते थे कि इनके बेटे की शक्ल किस दूसरे के चेहरे पर
प्लास्टिक सर्जरी हो। बिलाखिर काफ़ी तगुदो के बाद अंकल एहसान इन्हें रजामंद करने में कामयाब हो गए। क्या विक्की बिलाल को जानता है? मैंने सबसार किया। ये सवाल अचानक ही मेरे ज़हन में आया था। नहीं, डॉक्टर मिशाल ने नफी में गर्दन हिलाई। विक्की अंकल एहसान के दोस्तों को नहीं जानता। ये तो अच्छा हो गया। मैं मुतमईन हो गया। एक बात तो पता है डॉक्टर मिशाल, ये मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी तो हम पाकिस्तान वापस कैसे जाएंगे? मेरे पास तो मेरे कागजात भी नहीं है। और इससे जहरीला मुस्कुराते मेरी बात काट दी। इसकी तुम फिक्र मत करो। जब तुम्हारे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी तो सारे इंतजामात हो जाएंगे। फिर हम वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। हम कुछ देर मजीद बातें करते रहे। फिर नींद का गलबा होने लगा तो डॉक्टर मिशाल बेड पर सो गई, जबकि मैं सोफे पर कंबल ओढ़कर लेट गया। मुझे इस लम्हे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन हमारी मजबूरी थी। अगली सुबह डॉक्टर मिशाल मुझसे पहले ही बेदार हो गई। जब इसने मुझे जगाया तो सुबह के 7 बज रहे थे। बकौल इससे मुझे सुबह 6 बजे नमाज फजर के लिए भी जगाया था, लेकिन मैं शायद घड़े घोड़े बेचकर सो रहा था, इसलिए बेदार नहीं हो सका। बाहर का नाश्ता करने के बाद हमने होटल से जाने की तैयारी की और ठीक 10 बजे कमरे से निकलकर लिफ्ट की तरफ बढ़े। होटल से निकलते वक्त मैंने एहतियात बरती कि आंख की नज़र मुझ पर न पड़ जाए, लेकिन शायद शुक्र के होटल के हॉल में मौजूद नहीं था, बल्कि मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। हमें होटल की पार्किंग में ही टैक्सी मिल गई और एक जोड़े को उतारने आई थी। हम टैक्सी में सवार होकर डॉक्टर एंडरसन के क्लिनिक की तरफ बढ़ गए। जितनी जल्दी मुमकिन हो मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो जाए ताकि मैं खुलेआम घूम फिर सकूं। टैक्सी लंदन की कुशादा और आरामदेह सड़कों पर दौड़ रही थी। हम दोनों खामोश बैठे थे, जैसे हमारे पास बात करने के लिए कोई मौजू ही ना हो। मैं दरअसल अपने घर वालों को याद कर रहा था। एक बार फिर पछतावे ने मुझे घेर लिया। कितनी पुरसकून जिंदगी गुजर रही थी कि सुल्तान चीता मेरी जिंदगी में आ गया था, जिसके बाद मेरी जिंदगी अथल पत्थल हो गई थी। मुझे खामोश और सोचों में घिरा देकर डॉक्टर मिशाल ने मेरी तरफ देखते हुए सबसार किया, क्या सोच रहे हो? इसने बात अंग्रेजी में कही थी ताकि टैक्सी ड्राइवर हमें उर्दू में बात करते देखकर चौंकना पड़े। वैसे भी टैक्सी ड्राइवर सुनगुन लेने में काफ़ी तेज़ होते हैं। यही वजह थी कि हमारी गुफ्तगू करते देखकर टैक्सी ड्राइवर ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। कुछ नहीं, मैंने जवाबन कहा, लेकिन तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम परेशान हो, कुछ सोच रहे हो। डॉक्टर मिशाल इस बार मेरे चेहरे को बगौर देखते बोली तो मैं ज़ेरे मुस्कुरा दिया। मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है। डॉक्टर मिशाल गर्दन मोड़कर बाहर देखने लगी। मैं भी बाहर की मनाजर में खो सा गया। सड़कों पर काफ़ी चहल पहल थी। एक जगह से गुजरते हुए दफातन मेरी नज़र एक कार के करीब खड़े सुल्तान चीता पर पड़ी तो मैं बेख्तियार चौंक पड़ा। सुल्तान चीता कान से फ़ोन लगाए किसी से बात कर रहा था और उसके चारों बॉडीगार्ड इससे कुछ फासले पर अलर्ट खड़े थे। अलबत्ता मुझे विक्की कहीं भी दिखाई न दिया। सुल्तान चीता या इसके किसी साथी की नज़र मुझ पर न पड़े, चुनांचे मैंने जल्दी से ना सिर्फ चेहरा मोड़ लिया बल्कि थोड़ा सा झुक भी गया। मुझे झुकते अपनी तरफ देखता पाकर डॉक्टर मिशाल चौंक पड़ी और इस्तेफा में नज़रों से मुझे देखा, जैसे पूछ रही क्या हुआ। मैंने सरगोशी की। सुल्तान चीता उठ हटकी, क्या हुआ इसे? मैंने इसे देखा है, मैंने बदस्तूर सरगोशीनुमा लहजे में कहा। उठ हटकी, क्या हुआ इसे? मैंने इसे देखा है, मैंने बदस्तूर सरगोशीनुमा लहजे में कहा। मेरी बात सुनकर अब डॉक्टर मिशाल भी चौंक पड़ी। ओहो, इसने तुम्हें नहीं देखा? मेरा ख्याल है नहीं, मैंने जवाब दिया। जैसे मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मैंने अपना चेहरा मोड़ लिया था। मुझे उम्मीद है इसकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी होगी। क्या विक्की भी इसके साथ था? वो दांत कचकचाते हुए बोली। विक्की तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया, मैंने जवाब दिया। तो डॉक्टर मिशाल ने तवील सांस लिया। अल्लाह करे किसी ने तुम्हें ना देखा हो, इसने दुआ लहजे में कहा। मैंने दिल में आमीन कहा। कुछ दूर आने के बाद इस बात की तस्दीक हो गई कि सुल्तान चीता या इसकी किसी हरकारे ने मुझे नहीं देखा, वरना कोई ना कोई हमारा ताक़ुब जरूर करता। कोई ऐसी कार या वैन दिखाई न दी जो मुझे मशकूक लगती। अगले आधे घंटे के बाद हम डॉक्टर एंडरसन के क्लिनिक में इसके कमरे में बैठे थे। डॉक्टर एंडरसन उधेड़ उम्र और धानपान सा आदमी था। इसके रुखसार अंदर को धंसे हुए थे, जिससे चेहरे की हड्डियां वाज़े उभरी हुई थी। आंखों पर नजर की ऐनक थी, मगर इसकी पेशानी कदरे कुशादा थी। सर के बाल न होने के बराबर थे, लेकिन इसके बावजूद वो कदरे चाको चौबा दिखाई देता था। इसके हाथ में डॉक्टर मिशाल की दी हुई तस्वीर थी, जिससे वो बगौर देख रहा था। तुम चाहते हो कि इसकी इस तस्वीर में मौजूद लड़की की शक्ल के मुताबिक प्लास्टिक सर्जरी हो? डॉक्टर एंडरसन ने तस्वीर मेज पर रखते हुए कहा। इसका इशारा मेरी तरफ था। जी डॉक्टर साहिब, ओके, काम हो जाएगा। तकरीबन आधे घंटे के बाद मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी शुरू हो गई। सर्जरी रूम में डॉक्टर एंडरसन के साथ 2 नर्सें थीं और साथ ही डॉक्टर मिशाल भी मौजूद थी। मुझे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया गया ताकि मुझे तकलीफ का सामना न हो। न जाने ऑपरेशन कितने घंटे पर मुहित रहा, मुझे कुछ मालूम नहीं था। जब होश आया तो मैं क्लिनिक के एक कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। मेरा चेहरा सफेद रंग की पट्टियों से जकड़ा हुआ था। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई नहीं थी, वरना शायद मैं देख भी न सकता।
कमरे में डॉक्टर मिशाल के अलावा डॉक्टर एंडरसन और एक नर्स मौजूद थे। डॉक्टर एंडरसन मेरा चेकअप कर रहा था। मुझे अपने चेहरे पर किसी किस्म की तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी, ताहम मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे चेहरे को जबरदस्ती पट्टी से जकड़ दिया गया हो। चेहरे की जिल्द खिंची खिंची सी महसूस हो रही थी।